Today I'm going to share a little bit about Mera Future, and I'm going to indulge into your favorite topic, which is, are we ruining our young generation? It is not a yes and no question, so please don't answer yes altogether. So I started Mera Future back in 2020 while I was still teaching at NAST, but now I am working full time for Mera Future, which is a career counseling company. In the past 4 years, we have, sorry. So in the past 4 years, we have spoken to and given career counseling to over 17,000 students all over Pakistan. So today when I share these things with you, these are basically based on the experiences that we've had with the students as well as with the parents. So the question today I wanted to ask in this radical reform was that, are we ruining our young generation? And I'm sure many of us can relate to this topic and maybe answer this question as well. So I'm going to start with different parties who are responsible for this. And I'm going to start with the guilty party at first, which is the parents themselves. So I'm a parent myself. And today I'm going to start with and discuss that, are we as parents doing something wrong? I think one of the things we have been taught over the past many decades is that as parents we tell our children that we know it all and we know it for better. And there is no room for discussion. There is no room to ask questions. हमारे पास जब एक बच्चा कोई मुश्किल सवाल लेकर आता है तो एज अ पेरेंट हम बहुत मज़े से ये कह देते हैं कि ये सवाल पूछने वाला नहीं है, या हम उसे स्नब कर देते हैं और कहते हैं कि सवाल अच्छा सवाल नहीं है। और जब वो बच्चा थोड़ा ज़्यादा सवाल करता है तो हम उसे थोड़ा ज़्यादा डांट देते हैं और उसे भगा देते हैं वहाँ से। और एज पेरेंट्स व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि वी आर टेलिंग देम कि हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो उसके सवाल हैं, वो घरों से ही हमारे अपने एंड से जो हैं वो स्नब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शायद हमारे पेरेंट्स ने भी की और हम भी कर रहे हैं, वो ये है कि जब कोई बच्चा ख़ासतौर पर आज की जनरेशन का हमारे पास आता है और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है, तो हमारा पहला तो जवाब उसका ये होता है कि मेंटल हेल्थ टाइप की कोई चीज़ होती नहीं। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ का कोई थोड़ा बहुत इशू है भी तो वो आराम से घर पे ही डील हो सकता है और वो हम छोटे छोटे सॉल्यूशंस उसके घर पे ही निकाल के उनसे डील कर लेते हैं। एक बड़ी कॉमन सी बात यह है कि हम जब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेंटल हेल्थ कोई इशू है या कोई चीज़ है, तो हमारे पेरेंट्स बड़े मज़े से बहुत मज़े की मिसालें निकाल लेते हैं, जिसमें से कोई एक मिसाल ये होती है कि मैं 10 मील स्कूल पैदल चल के जाता था, या मैं तैर के स्कूल जाया करता था, जिसका मतलब ये है कि वो उन ज़्यादा मुश्किलात से गुजरे हैं एज़ कम्पेयर टू अस, विच मीन्स कि इफ़ वी आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम्स और एनी ट्रबल्स, दे आर अ लॉट लेस देन व्हाट दे वेंट थ्रू, सो इट इज़ रियली मीनिंगलेस। इसके ऊपर बात नहीं करनी। और तीसरी चीज़ जो एक दुख की बात भी है, जो कि हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी की और शायद हम भी कर रहे हैं, एक फीलिंग है कि एज पेरेंट्स हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने से मुराद ये है कि अगर आप फादर हैं, बाप हैं और एक जनरल से एक ट्रेडिशनल सी फैमिली में आपका रोल है, तो आपका रोल ये है कि आप बाहर जाएंगे, आप पैसे कमाएंगे और पैसे घर पर लाएंगे और उन पैसों से घर का निज़ाम चलेगा। और अगर आप एक ट्रेडिशनल माँ हैं तो आप बच्चों का ख्याल रखेंगी, उनके लिए खाना बनाएंगी, उनका ख्याल करेंगी और मेक श्योर करेंगी कि वो स्कूल जाएं और वो होमवर्क किया करें। और इससे ज़्यादा हमारा कोई रोल जो है वो नहीं है और उस पर हम बात भी नहीं करना चाहते। बल्कि हमने बहुत मज़े का काम ये किया हुआ है कि बापों को हमने मॉन्स्टर बनाया हुआ। बाप ऐसे सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और अम्मी सारा दिन घर में धमकियाँ देती रहती हैं कि जैसे तुम्हारे अब्बू आएंगे मैं तुम्हें बता दूँगी। और अब्बू जब घर आते हैं तो अब्बू को फ़ौरन शिकायतें लगाई जाती हैं और बच्चों का और बाप का रिलेशनशिप ये रह जाता है कि बच्चे को जो डांट पड़ती है वो बाप से पड़ती है। और एज़ पेरेंट्स वी फील कि हाँ, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को इन चेक रखना, उन पे रोब रखना, या फिर एक ऐसा रोल प्ले करना जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बड़े होके अपनी पढ़ाइयों में ठीक हों या सही नौकरियों में चले जाएं। सो ये तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की तरफ से। दूसरा जो एक रोल प्ले हो रहा है वो हमारा हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं क्योंकि मेरा फ्यूचर के प्लेटफॉर्म से बहुत से स्कूलों के साथ मेरी इंटरेक्शन रही, तो मैं आपको एक स्कूल की मिसाल दे देती हूँ। मैं नाम तो नहीं उसका ले सकती, लेकिन इस्लामाबाद का एक बहुत मशहूर स्कूल है जहाँ पे मैं गई। मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था। बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत सिफारिशें भी होती हैं।
मैंने उस स्कूल में देखा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैदान थे, ग्राउंड्स थे, खेलने की फैसिलिटीज़ थी। तो मैंने उनके प्रिंसिपल से जो है मैंने पूछा कि मुझे बहुत खुशी हुई आपका ये देख के इन्वायरमेंट, तो आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाफ़ एन आवर। तो मैंने कहा हाफ़ एन आवर डेली? उन्होंने कहा नो, हाफ़ एन आवर एवरी 2 वीक्स। सो देन आई आस्क कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर कोई फोकस आपका नहीं है? तो वो नाराज़ हो गई क्योंकि मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर कराते रहें तो हम पढ़ाई कब करवाएंगे? सो स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन जनरल, दे फील दैट एक्स्ट्रा करिकुलर आर नॉट इम्पॉर्टेंट. Studies are important. And I think what I wanted to ask at that point in time to that principal was कि हम पिछले 75 सालों से सिर्फ अगर पढ़ाई करवा रहे हैं तो हमारे बाकी नोबेल प्राइज़ किधर हैं? हमारे जो बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर जानी चाहिए थी वो किधर हैं? और वो अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर स्कूल्स की तरफ से फोकस नहीं है। दूसरी चीज़, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सबको याद हो तो आपके स्कूल में जिस सब्जेक्ट पे सबसे कम तवज्जो दी जाती थी वो कौन सा सब्जेक्ट था? आर्ट्स का। और वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। उसकी वजह ये थी कि उसमें आप रिलैक्स हो जाते थे, इन्जॉय करते थे, आपको टीचर भी बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि वो अमूमन तौर पे सबसे कम डांटा करती थी, लेकिन वो सब्जेक्ट सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। क्यों सबसे कम इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेड्स नहीं आते, क्योंकि उसके ऊपर स्कूल की रैंकिंग या रेटिंग ऊपर नहीं जाती। तो हम बच्चों को आर्ट वैसे ही करवा देते, और अगर किसी पीरियड को हमने ख़त्म करना हो या किसी पीरियड को हमने एक्सटेंड करना हो तो सबसे पहले हम कौन सा पीरियड ख़त्म करेंगे? आर्ट्स का। तो जो हमारे ये वाले सब्जेक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे इन स्कूलों से है, जिससे शायद आप भी उसके विक्टिम होंगे, बहुत से यंग बच्चे मैं देख रही हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, वो है सेलिंग फॉरेन, लैंडिंग लोकल. So you will see that what our schools are doing is they are selling to the students that we are going to get you 120% scholarship, 160% scholarship, 170% scholarship. और इसी एम पे आपको बड़ा किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप तो बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे. और बहुत से बच्चे इसी उसके साथ अपने हाई स्कूल में मेहनत भी करते हैं. लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आप सब भी ये जानते हैं कि 95% बच्चे पाकिस्तान में ही लैंड करते हैं. क्योंकि जो बच्चे बाहर जा पाते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फुली स्कॉलरशिप पे जाते हैं, बाकी वो बच्चे बाहर जा पाते हैं जिनके पास बहुत से पैसे होते हैं. तो आपकी यंग जनरेशन डिस्पैरिटी की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि जब आपको हमेशा ही बताया जाता है कि यू आर गोइंग टू गो अब्रॉड, लेकिन आप जा नहीं पाते, यहीं पे पढ़ते हैं, हमारी अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको कुछ अर्सा एडजस्ट होने में जो है वो लग जाता है. तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो सेल तो फ़ॉरेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो लैंड कहाँ कर रहा है? वो लोकली लैंड कर रहा है. तो ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस का एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी यंगर जनरेशन्स जो हैं दे आर लैंडिंग इन डिप्रेशन ऑन डेली बेसिस. तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ कि यंगस्टर्स के अपने हाथ में भी है. मैंने वहाँ पे एक चीज़ लिखी कि द पावर ऑफ इंटरनेट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टिकटॉक. वाइल टिकटॉक इज़ नॉट एंटायरली अ बैड थिंग, लेकिन जब यंग जनरेशन के हाथ में जो पावर है इंटरनेट की टू लर्न समथिंग सिटिंग इन पाकिस्तान, इन इस्लामाबाद, इन बलोचिस्तान, इन KPK, वो बहुत ज़्यादा पावर है. वो कुछ भी सीख सकते हैं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं. लेकिन हम सब शायद इसी के गिल्टी हैं कि हम वो मोबाइल उठाते हैं और जैसे आपकी जो है वो मुस्तफ़ा पहले कह रहे थे कि टिकटॉक के ऊपर हम 2-4 वीडियोस देखते हैं, हंसते हैं, अच्छा फील करते हैं और उसको बंद कर देते हैं. तो एक तो यंगस्टर्स की तरफ से ये एक चीज़ ये हो रही है कि उनके हाथ में जो इतनी पावर है जिससे वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वो पावर कहीं और जा रही है. और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने हर तरह के स्कूल्स पाकिस्तान में देखे जो कि मुझे नहीं पता था एग्जिस्ट करते हैं अंटिल आई स्टार्टेड मेरा फ्यूचर. मैंने वो स्कूल देखे जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए डॉलर्स में फ़ीस चार्ज करते हैं. मैंने वो स्कूल भी देखे जिन्हें आप ए कैटेगरी स्कूल्स कहते हैं. मैंने वो स्कूल्स भी देखे जो नॉन प्रॉफिट के स्कूल्स हैं. मैंने वो स्कूल भी देखे जहाँ पे ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और उनको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पढ़ा रही हैं. एक तो आपके लिए खुशी की या नाखुशी की बात यह है कि हर बच्चा कन्फ्यूज़ है, चाहे वो डॉलर वाले स्कूल में पढ़ता हो या वो नॉन प्रॉफिट वाले स्कूल में पढ़ता हो. लेकिन एक चीज़ जो दूसरी बड़ी कॉमन है, वो कॉमन ये है कि हमारे इन सब स्कूलों से जो बच्चे निकल रहे हैं दे आर कमिंग आउट विद एन आइडेंटिटी क्राइसिस. वी डोंट रियली नो वेयर वी बिलोंग. वी आर वेरी कन्फ्यूज. एंड येस, द पेरेंट्स
and the teachers and the schools and colleges also have the responsibility. But at the same time, there's a responsibility with the youngsters as well. Is identity crisis की वजह से, where we feel we have to belong to a group, because maybe there are other people who are rich, maybe they are too cool, maybe we want to hang out with a certain crowd. हमारी अपनी identity कहीं बीच में गुम गई. और उस आइडेंटिटी क्राइसिस में एज यंगस्टर्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इज दैट वी आर रियली कन्फ्यूज्ड इन जनरल दैट व्हाट डू वी रियली वांट टू डू. सो आज इन दिस रेडिकल रिफॉर्म TEDx talk, when we ask the question that are we destroying our young generation, I feel that blame does not go at one place. So youngsters themselves, schools and colleges, and then the parents, all of us are playing a role in that. So then the next question is that how do we fix it, or can we fix it at all? I feel we can. I think from parents' perspective, one thing, maybe there are some parents sitting here, you guys may be the future parents, I myself is a parent. One thing that I request the parents to do is have empathy. So empathy is something that will really, really help you relate with your children. Yes, it is your responsibility to provide for your kids, but it's also your responsibility to spend time with them. It is your responsibility to understand them. आपकी बच्चों के साथ गुजारा हुआ जो वक्त है वो बहुत ज़रूरी है. आपका बच्चा क्या चीज़ पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता, वो ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहता है, कहाँ नहीं जाना चाहता, उसके दोस्त कैसे हैं, उसको मूवीज़ कैसी पसंद हैं, आजकल कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं चल रही. आप जब बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे आप हैरान हो जाएंगे आप उनसे कितना सीख सकते हैं. हमें लगता है कि हम एज एल्डर्स बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बच्चे हमें इतना कुछ सिखा सकते हैं कि आपके तसव्वुर से बाहर है. बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव एम्पैथी. इशू ये है कि जब बच्चा हमारे पास वक्त गुजारने आता है तो हमारी फेवरेट एक्टिविटी होती है कि हम उसे लेक्चर करना शुरू कर देते हैं. हम उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं. देखिए, एक बात बड़ी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी समझना, जो ज़िंदगी के आपके मसले हैं या जब आप बड़े हो रहे थे और आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो यकीनन आपके बच्चों के नहीं हैं, क्योंकि यू डिड बेटर फॉर देम. लेकिन जो उनके मसले हैं वो आप भी समझ नहीं पा रहे, इसलिए कि आप उनसे नहीं गुजरे. सो द ओनली वे यू विल बी एबल टू रिलेट टू देम इफ़ यू शो एम्पैथी, इफ़ यू शो कि इन बच्चों को कि येस वी केयर फॉर यू, एंड वाइल वी डोंट एंटायरली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वी आर देयर फॉर यू, एंड इवेंचुअली यू विल सी द फ्रेंडशिप्स विल फॉर्म. बहुत से पेरेंट्स ये समझते हैं कि दोस्ती बच्चों से नहीं करनी चाहिए, रोब नहीं रहता बच्चों पे. तो मैं उन पेरेंट्स से पूछती हूँ, इतना रोब डाल के आपने करना क्या है? बच्चों को इतना डरा के आखिर रख के उसका मकसद क्या है? और हमारे पेरेंट्स बड़े मज़ेदार हैं, फिर उनका सारा प्यार अपने ग्रैंड किड्स के ऊपर निकलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों को तो हम प्यार दे नहीं सके तो अब हम अपने पोते पोतियों को ख़राब करेंगे, प्यार नहीं देंगे, ख़राब करेंगे, क्योंकि प्यार तो है ना अंदर, लेकिन बच्चों को इतना रोब में रखा कि उन्हें दे नहीं सके. सो पेरेंट्स से आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप खुद पेरेंट हैं, फ्यूचर पेरेंट हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, एम्पैथी इज़ वन थिंग दैट वी कैन डेवलप दैट विल रियली हेल्प. विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपने बहुत लाइक फाइक बच्चे पैदा कर लिए जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स हैं. मैं हैरान होती हूँ देख के कि FSC में बच्चों के नंबर आते हैं 1200 में से 1190, पता नहीं 10 नंबर कौन काट लेता है, लेकिन इतने अच्छे उनके नंबर आते हैं. अब फोकस कहीं और शिफ्ट करें, फोकस करें शिफ्ट कि वी आर गोइंग टू रेज क्रिएटिव एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल्स. We are going to raise the individuals who are going to become good citizens, not just great at studies, because this is more important. आपकी सोसाइटी में जब सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होंगे, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होंगे, आप देखेंगे सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़ेगी, आप देखेंगे डिस्पैरिटी कम होगी, आप देखेंगे हम एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ हम नफ़रत करते हुए एक दूसरे को नापसंद करते हुए बड़े हों. And last thing, with youngsters, I would request you, yes, I know there is lack of extracurricular activities. I know there are problems from your parents' end. I understand there are mental health issues, but आपके पास जो पावर है वो पावर है टू क्रिएट पॉजिटिव एक्टिविटीज़. अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आपके इर्द गिर्द हैं, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी, बिकम पार्ट ऑफ इट. अगर आपके इर्द गिर्द नहीं है तो उसको क्रिएट करें. बिस्तर पर लेट के टिकटॉक देखने से दुनिया का बदलना बड़ा मुश्किल काम है. तो अगर आपको लगता है कि कुछ तब्दीली लानी है, छोटा सा चेंज कोई ले आए, कुछ नहीं तो कोई क्लब क्रिएट कर ले, मैथ्स का क्लब, साइंस का क्लब, आर्ट्स का क्लब, डिस्कशन का क्लब. ये छोटी सी एक्टिविटी जो है, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ बिग चेंज. सो वी टुडे इन दिस रेडिकल रिफॉर्म, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन, आर वी डिस्ट्रॉइंग आवर यंग जनरेशन,
Yes, maybe we are, but can we do something about it? These are the very small things that we can start from, and you will see it will bring a very big change. Thank you very much.